अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 जनरल साइंस 50 MCQs यूनिट 1 के हो चुके थे। 51 बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट्स ऑन ट्री इट इज़ डैश। परिंदे दरख्तों पे घोंसले बनाते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये कॉमन सैलिज़म है। क्यों? अब यहाँ पे दरख्तों को कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं है और बर्ड्स को फ़ायदा है। तो हमने कहा था कि जब एक पार्टनर को फ़ायदा हो और दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान, तो उसको हम कहते हैं कॉमन सैलिज़म। ईपीफाइट्स आर स्मॉल डैश। ईपी कहते हैं ऊपर, फाइट्स कहते हैं पौधों को। सो ईपीफाइट्स आर स्मॉल प्लांट्स। ओके, ईपीफाइट्स ग्रो लार्ज ट्रीज फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट इट इज़ अगेन कॉमन सैलिज़म। जो पौधे होते हैं वो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं और उनका सहारा लेते हैं। अब जो बड़े ट्रीज़ होते हैं, लार्ज दरख्त होते हैं, उनको ना फ़ायदा होता है ना नुकसान, और जो छोटे पौधे हैं इनको सहारा मिलता है और साथ में ये लाइट या रोशनी की तरफ ऊपर चलते हैं, तो रोशनी भी आसानी से आती है। तो ये अगेन हमारे पास क्या है? कॉमन सैलिज़म। एक को फ़ायदा, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। अच्छा, 54 एन इकोलॉजिकल सिस्टम formed by the interaction of living organism and their non-living environment is called ecosystem। क्या है? इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल यानी इकोलॉजी का वो निज़ाम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान इंटरेक्शन हो, तो उससे द बेसिक यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनता है और वह है हमारे पास इकोसिस्टम। यानी दुनिया में आप देखें, नॉन लिविंग की बुनियाद पे, ज़रूरियात की बुनियाद पे ऑर्गेनिज़म्स वो तकसीम हो चुके हैं। यानी फ़िशेस वो पानी में रहते हैं, तो फ़िशेस की जो बेसिक नीड है वो हमारे पास पानी है। तो वहाँ पे एक सिस्टम बनता है और इस सिस्टम को हम कहते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम या एक्वेटिक इकोसिस्टम। इस तरह खुश्की पे जो जानवर हैं, जो प्लांट्स हैं, वो हमारे पास लैंड इकोसिस्टम है। इस तरह जंगल में जो सिस्टम बनता है मुख्तलिफ़ जानवरों और प्लांट्स के दरमियान और जो माहौल होता है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सहरा में डेज़र्ट इकोसिस्टम। ठीक है ना? तो अब इन तमाम को आप देखें, सारों में हमारे पास नीड या ज़रूरियात वो डिफरेंट हैं। कहीं पे पानी, कहीं पे जंगल, कहीं पे खुश्की, कहीं पे हवा। बाकी एनवायरमेंटल कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं जानवरों और परिंदों और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत होती है वो डिफरेंट होती हैं। जिस तरह पानी वो फ़िशेस के लिए, जंगल जंगली जानवरों के लिए, हवा परिंदों के लिए, और सॉइल वो लैंड पे जो जानवर हैं। तो उस बुनियाद पे है फिर हम इकोसिस्टम बनाते हैं और इकोसिस्टम्स वो बनते हैं, और यही इकोसिस्टम फिर एक बायोडाइवर्सिटी या हमारे पास बायोम बनाता है, लिविंग एरिया। ठीक है, या लिविंग पार्ट हो या नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, या सारी कायनात हो, इन इकोसिस्टम को मिल मिला के कायनात बनती है। नेक्स्ट 57 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो खुद ही खुराक बनाते हैं? आपको पता है प्लांट्स से, और प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? कि ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। प्लांट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से वो इनहेल करते हैं पौधे। इसके अलावा पानी और मिनरल्स वो ज़मीन से, और पौधा सब्ज़ हो तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और जिसके नतीजे में ग्लूकोज़ वो पौधों में बनता है। ठीक है, और इस वजह से पौधों को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। जानवर प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, वो कंज्यूमर्स हैं। फिर उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये सारे हैं। तो हमारे पास खुद खुराक बनाने वाले कौन हैं? प्रोड्यूसर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसर्स। इनमें प्लांट्स है, फंजाई नहीं है, और एलजी भी हैं। तो बोथ ए एंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फंजाई भी खुराक बनाते हैं, सॉरी प्लांट्स भी खुराक बनाते हैं, एलजी भी बनाते हैं। एलजी पानी में जो ग्रीन जानदार आपको नज़र आते हैं वही एलजी हैं, तालाबों में आपने शायद देखा है। और फंजाई हमारे पास मुख्तलिफ़ रोटी के ऊपर या फ्रूट जब ख़राब हो जाए उसके ऊपर आपने देखा है, तो यही हमारे पास फंजाई हैं। वो तो खुराक लेते हैं दूसरों से, स्पेशली डेड ऑर्गेनिज्म से। तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? प्लांट्स और एलजी प्रोड्यूसर्स हैं। 59 वाई प्लांट्स एंड एलजी आर इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल वही बात है, मोर डिफरेंट एंगल से ये क्वेश्चन ये बना रहे हैं। तो क्यों एलजी और प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं? क्योंकि ये खुराक खुद बनाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन दे ईट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, नहीं, दे प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यही करेक्ट ऑप्शन है, ये खुराक खुद बनाते हैं। जो ग्लूकोज है या डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ये पौधों से ही आते हैं ना, क्रॉप से आते हैं। तो ये हमारे पास प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट 60 फोटोसिंथेसिस इज़ कैरिड आउट बाय प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। नहीं नहीं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन हैं? पौधे हैं। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होता है।
इन जानदार में, जिनको हम प्लांट्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड एंड एनर्जी बाय फीडिंग ऑन अदर। वो कौन से जानदार है जो दूसरों से खुराक लेते हैं, दूसरों के ऊपर हमला करते हैं या दूसरों से इजीली खुराक हासिल करते हैं, ख़ुद तैयार नहीं करते, तो उनको हम फिर कहते हैं क्या, कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स। हम पौधों से खुराक लेते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं, तो हम कंज्यूमर्स हैं, पौधों के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर हम खर्च करने वाले हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन कंज्यूमर्स। अब इनमें कंज्यूमर्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स तो नहीं है, फंजाई और भी हमारे पास एनिमल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ एनिमल्स, ये कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, ये खुराक हासिल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लासिफाइड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब देखिए, कंज्यूमर्स तो ज़्यादा है, जिस तरह अगर हम सोचें पौधे जितने भी हैं वो खुराक तैयार करते हैं, ये खुराक किस शक्ल में होता है, ये लीव्स की शक्ल में, स्टेम की शक्ल में, ब्रांचेस की शक्ल में, रूट्स की शक्ल में, फ्रूट्स की शक्ल में, फ्लावर्स की शक्ल में, इसके अलावा हमारे पास सीड्स की शक्ल में, तो ये सारे ही हम खाते हैं ना, तो यही खुराक है। खुराक में यही चीज़ें बनती है और इससे फिर हम डाइजेस्ट करके ग्लूकोज हासिल करते हैं और फिर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी आती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब इनमें प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, प्राइमरी कहते हैं पहले को, हाँ, वो खर्च करने वाले जो डायरेक्ट ग्रीन प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं या ग्रीन प्लांट्स उनका खुराक होता है, तो ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट से खुराक लेते हैं। अब देखें तो उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्ब कहते हैं घास को, वोर्स खाने वाले, तो वो खाने वाले जो डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को एज अ खुराक इस्तेमाल करते हैं, उन जानवरों को कहते हैं हम, या उन खाने वालों को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या है, देखें, काव, गाय, ये डायरेक्टली घास खाते हैं और इनको हम फिर घासखोर भी कहते हैं, हर्बीवोर्स को। गोट, बकरी, रैबिट, डियर, एलिफेंट, ये सारे हमारे पास, इसके अलावा और भी बहुत सी मिसालें हैं, ये सारे हमारे पास डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स, सब्ज़ पौधों के ऊपर ये पलते हैं या ज़िंदा रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स, घासखोर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन हर्बीवोर्स। अब घासखोर कौन कौन से हैं, ये देखिए, प्लांट ईटर्स, मीट, गोश्तखोर, डेड बॉडी, ये तो डिकम्पोजर है, ऑल ऑफ दीज। सो प्लांट ईटर्स आर, पौधों को खाने वाले हमारे पास क्या है, ये हर्बीवोर्स हैं। 66, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी का मतलब है सेकेंड और टर्शरी का मतलब है थर्ड वन। कंज्यूमर्स आर, अब सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स कौन है, अब देखें, हर्बीवोर्स तो गए प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स को खा गए। अब सेकेंडरी कंज्यूमर, ये वो खर्च करने वाले हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर पलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है। टर्शरी कौन है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को एज अ फूड, एज अ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है मीट ईटर्स, गोश्त खोर, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मीट ईटर्स। ये एक सिलसिला है और ये एक फूड चेन और फूड वेब पर बनाता है, ये एक तरतीब है जो अल्लाह ने बनाया हुआ है प्लांट्स को। हर्बीवोर्स के खुराक का ज़रिया है, हर्बीवोर्स वो कार्निवोर्स के खुराक का ज़रिया है, और कार्निवोर्स जब मर जाते हैं वो डिकम्पोजर खा के वो ख़त्म होके फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये एक सिलसिला है, एक साइकिल है, चलता रहता है, नेचुरल साइकिल है। तो सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स ये अक्सर मोस्टली ये गोश्त के ऊपर पलते हैं ये जानवर, तो मीट ईटर्स इनको हम कहते हैं। जिस तरह हम गाय का गोश्त खाते हैं, बकरी का, तो हम गोश्तखोर हो गए ना, हम सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर दोज विच ईट अपॉन। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन हैं, मैंने बता भी दिया, वो खर्च करने वाले जो हर्बीवोर्स को एज आ सोर्स ऑफ फूड इस्तेमाल करें, हर्बीवोर्स को खाएं, यानी गाय, बकरी, इनके ऊपर वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और यही इनका खुराक होता है। तो उन जानवरों को, उन कंज्यूमर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब सेकेंडरी इसलिए हैं कि जो हर्बीवोर्स हैं ये प्लांट्स की वजह से हर्बीवोर्स है, ये प्लांट्स के ऊपर पलते हैं। अब जो कंज्यूमर्स हैं ये घासखोरों के ऊपर अपनी ज़िंदगी का गुजारा चलाते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं, तो सेकेंडरी कंज्यूमर। बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हैं 68 tertiary consumer are those which eat upon carnivores। अब टर्शरी कंज्यूमर्स वो हैं जो गोश्तखोरों के ऊपर वो पलते हैं, गोश्तखोरों के ऊपर वो गुजारा करते हैं, इनका खुराक गोश्तखोर होते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब जिस तरह लाइन, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे ये मिसालें भी दी हुई हैं, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खाते हैं, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अब इस तरह के प्लांट्स को अगर गाय खाएं तो यही गाय कौन खा सकता है, यही गाय हमारे पास हो
हम खा सकते हैं तो हम सेकेंडरी कंज्यूमर। हम हमारे ऊपर लाइन अटैक कर सकते हैं तो लाइन हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है। ठीक है, ये इस तरह का एक सिलसिला होता है। अच्छा, लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे जानदार रहते हैं किसी ख़ास इलाके में, किसी ख़ास जगह में, उस इलाके को हम कहते हैं हैबिटाट। इंसान अमूमन आपने देखा है घरों में रहते हैं, तो घर इंसानों के लिए हैबिटाट है। सांप अमूमन सुराख में रहते हैं, तो सांप के लिए सुराख ये क्या है, वो हैबिटाट है। परिंदे अमूमन घोंसलों में रहते हैं, तो परिंदों के लिए घोंसले हैबिटाट है। फिशेस अमूमन पानी में रहते हैं, तो फिशेस के लिए पानी ये हैबिटाट है। 70 मैनी फूड चेन्स यूनाइट टू मेक अ फूड वेब। ज़्यादा खुराक की जंजीरें वो मिल के क्या बनाता है, खुराक की जाल, खुराक की जंजीरें 2 3 4 उससे खुराक की जाल बनती हैं। ठीक है। अच्छा, 71 है, इसमें तफसील ज़्यादा है, बस सिर्फ आप इतना याद रख लें कि मैनी फूड चेन्स कंबाइन टुगेदर फूड वेब। 71 एन एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स इज़ कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। वो जानवर जो पौधों के ऊपर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं या ज़िंदगी बसर करते हैं, पौधे यानी इनका खुराक होता है, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स यानी घासखोर। घासखोर सिर्फ घास ही खाते हैं ना, सब्ज़ा ही खाते हैं, पौधे खाते हैं, नाजुक प्लांट्स वो खाते हैं ना, तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं और हर्बीवोर्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, विच टाइप ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप इज़ एन इन इकोसिस्टम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। जो तस्वीर है इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, ताल्लुक़ है, तो ये हमारे पास फूड वेब है। करेक्ट ऑप्शन इज़ फूड वेब। ये देखें आप किस तरह ये पौधा है, ये बकरी का खुराक भी बन सकता है, ये पौधा हमारे पास रैबिट का खुराक भी, ये हमारे पास माउस का खुराक भी। ठीक है, अब देखिए ये रैबिट फॉक्स भी का खुराक बन सकता है, ये रैबिट यहाँ पे वोल्फ का भी। ठीक है, ये रैबिट ऑल का भी, ये रैबिट हमारे ये माउस ये स्नेक का भी। तो ये मुख्तलिफ एक जाल सा बनाता है, यानी एक प्लांट वो मुख्तलिफ जानवर या मुख्तलिफ कंज्यूमर्स खा सकते हैं। अच्छा, तो ये एक जाल सा बनाते हैं ना, तो इस जाल की वजह से इसको हम कहते हैं फूड वेब। सिर्फ एक स्ट्रेट चेन नहीं है कि घास बकरी का है, बकरी फॉक्स का है और फॉक्स के ऊपर फिर लाइन अटैक करे। ये एक चेन है, ये दूसरा चेन है, ये तीसरा चेन है, ये चौथा चेन है और ये पांचवा चेन है। तो ये 5 चेन आपस में मिलकर क्या बनाता है, फूड वेब बनाता है। जो मैंने कहा कि बहुत तफसील है इसमें, ये डायग्राम की वजह से अब वाज़ेह है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है फूड वेब। ये फूड वेब की मिसाल है, फूड वेब की डायग्राम है। इन्वेंटर मोस्ट कूल ब्लडेड एनिमल्स डिसअपेयर बिकॉज दे हाइबरनेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्दियों में आपने देखा है कि ज़्यादातर यानी लेज़र्ड, फ्रॉग, ये सारे गायब हो जाते हैं। ये कहाँ पे चले जाते हैं, ये ख़ुद को कहीं पे सुराखों में, कहीं पे छुपी हुई जगहों में, कहीं पे मट्टी के नीचे, कहीं पे कमरों में, मिसाल के तौर पर अलमारियों और बेड और इन चीज़ों के नीचे, या मट्टी के नीचे या कीचड़ के नीचे या कहीं पानी के एक साइड पे, तो ये छुप जाते हैं और सिर्फ सांस लेते हैं। बाकी ना बच्चे पैदा करते हैं, ना कोई और एक्टिविटीज़ इनकी होती है इन जानवरों की, सिर्फ गायब भी होते हैं 2 3 4 महीनों के लिए सर्दी में। अब इस कंडीशन को, इस वक्त में जो ये जानवर गायब होते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं हाइबरनेशन और इसको हम कहते हैं हाइबरनेट। ठीक है, यानी ये जानवर हाइबरनेट हो गए हैं, गायब हो चुके हैं सर्दी की वजह से। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, बहरहाल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट। अच्छा, 74 द मीट ईटर्स आल्सो नोन एज। गोश्त खाने वाले को हम क्या कहते हैं, वो जानवर जो गोश्त पाते हैं, वो गोश्त उनका खुराक होता है, गोश्त के बगैर वो नहीं रह सकते, तो उनको हम कहते हैं क्या, हमारे पास कार्निवोर्स। यहाँ पे ऑप्शन है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या हैं, गोश्त खोर इसको हम कहते हैं, और ये हमारे पास गोश्त खाने वाले हैं। घास खाने वालों को हम कहते हैं हर्बीवोर्स, गोश्त खाने वालों को हम कहते हैं कार्निवोर्स। 75 कैट्स, डॉग्स, लायंस एंड ह्यूमन बीइंग्स आर द एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स। ये हमारे पास कार्निवोर्स है क्योंकि गोश्त खाते हैं। अब इसमें इंसान ये ऑमनिवोर्स है, हमाखोर, ये गोश्त भी खाते हैं, पत्ते भी खाता है, सीड्स तुखम दाने भी खाता है, सब कुछ। तो इस तरह के जानदारों को हम कहते हैं ऑमनिवोर्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। अब वो जानदार जो एनिमल्स को भी खुराक बनाते हैं और पौधों को भी, उनको हम कहते हैं ऑमनिवोर्स। गोश्त ही हम खाते हैं ना, जो हलाल गोश्त है हमारे लिए वो तो हम खाते ही हैं, और जो प्लांट्स हैं, जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो भी हम खाते हैं।
तो इस कंसेप्ट में हम omnivores हैं क्योंकि हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। 77 ह्यूमन, क्रोज, कौवे एंड स्पैरोज आर द एग्जांपल्स ऑफ omnivores। ये हमारे पास omnivores हैं, हमाखोर है, इसमें मंकीज़ भी हैं, ठीक है, वो भी हमाखोर है, वो फ्रूट्स और गोश्त सब कुछ वो भी खाते हैं। क्रोज एंड स्पैरोज याद रख ले। स्पैरो एंड बेयर आर, ये भी हमारे पास omnivore हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आपको omnivore, हर्बीवोर और कार्निवोर का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपको पता है कि omnivores क्या है। omnivores हमाखोर जो पौधों और जानवरों को खाते हैं, कार्निवोर जो सिर्फ गोश्त के ऊपर पलते हैं, और हर्बीवोर जो सिर्फ पौधों या घास के ऊपर पलते हैं। तो 78 79 काउज, गोट्स, शीप्स एंड बफेलोज आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स। ये घासखोर है ना, काउज, गोट, ये वो जानवर है जो हम घरों में पालते हैं। 80 द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ये तो पहले भी हो चुका है। जानदार और बेजान के दरमियान जो ताल्लुक़ हैं, यानी डिपेंडेंसी है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। We are dependent on non-living environment and non-living environment is dependent over us, so that is both are beneficial to या for each other, okay, एक दूसरे के लिए दोनों फ़ायदेमंद हैं और एक दूसरे के बिना ये तरतीब भी नहीं चलती। अच्छा, 81 which of the following is the basic functional unit of environment। माहौल का बुनियादी इकाई हमारे पास है इकोसिस्टम। मैंने वो बता दिया कि इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, एरियल इकोसिस्टम, तो ये सारे इकोसिस्टम हमारे पास हो। इससे एनवायरनमेंट हमारी जो क्या है, जो एनवायरनमेंट है वो बनती है, ठीक है। 83 हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? 2 कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारे पास लिविंग कंपोनेंट जिनको हम कहते हैं बायोटिक, एक हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो 2, करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। यानी दुनिया में अगर हम देखें, एक जानदार है और दूसरा बेजान है, तो यही 2 कंपोनेंट्स हर इकोसिस्टम में मौजूद है। अगर पॉन्ड इकोसिस्टम में देखें, डेजर्ट इकोसिस्टम में देखें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक? बायोटिक का मतलब है लिविंग, जानदार, तो एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे हमारे पास क्या हैं, जानदार कंपोनेंट्स है, जानदार अज्जा है माहौल का। तो माहौल के जो जानदार अज्जा है उनमें एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक? एबायोटिक ऑफ नॉन लिविंग है तो लाइट है, एयर है, वाटर है, इसमें फायर है, सॉइल है, गैसेस है, ये सारे हमारे पास नॉन लिविंग है। यहाँ पे 3 मेंशन है, तो ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा और भी हैं जो मैंने बता दिए। 86 प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डैश। पौधे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ से हासिल करते हैं? ये हमारे पास हो सॉइल से यानी मिट्टी से ये सारी चीज़ें प्लांट्स हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स। नेक्स्ट पेज। 87 प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डैश। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? ज़ाहिर बात है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं पौधे। दोज एनिमल्स विच एक्टिव ड्यूरिंग एट नाइट आर कॉल्ड। हाँ, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। ऐसे जानवर होते हैं दुनिया में मौजूद हैं जो रात के वक्त वो उठते हैं, चलते फिरते हैं, वो हमारे पास खाने पीने का बंदोबस्त उनको रात के अंधेरे में, यानी रात के वक्त उनको खुराक मिलती है, ठीक है। बाज़ ऐसे हैं जो मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम को ये एक्टिव होते हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जो दिन के मिडल ऑफ द डे 12 बजे, 2 बजे, 11, 3 बजे इस वक्त एक्टिव होते हैं। इनकी वजूहात हैं, वो साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखिए, दोज एनिमल्स विच एक्टिव ड्यूरिंग एट नाइट आर कॉल्ड नॉकटर्नल एनिमल्स। वो जानवर जो रात को एक्टिव होते हैं और दिन को वो सोते हैं, तो इन जानवरों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। मिसाल के तौर पर बैट्स, चमगादड़ जो है, ये रात के वक्त वो एक्टिव होते हैं, दिन को वो क्या कहते हैं, ब्रांचेस के साथ ये लटके रहते हैं। अच्छा, आउल्स जो उल्लू हैं वो रात को एक्टिव होते हैं। हेजहॉग्स एक किस्म का जानवर है, या फॉक्सेस हैं, या रैकून्स हैं, तो ये हमारे पास एक्टिव होते हैं रात को। या इंसेक्ट्स हैं, फायरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं, परवाने हैं, फ्रॉग्स हैं, एम्फीबियंस, तो ये रात के वक्त ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। इनको हम कहते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। क्लियर है बात? अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास दोज एनिमल्स विच एक्टिव ड्यूरिंग एट डे आर कॉल्ड। जो दिन के वक्त एक्टिव होते हैं उनको हम कहते हैं डायर्नल, DIURNAL।
और डे दोनों, तो डायरनल। नाइट और एन, ये भी एन से शुरू होता है, नाइट, नॉकटर्नल भी, तो दोनों आप नाइट और नॉकटर्नल, रात के वक्त वाले उनको नॉकटर्नल कहते हैं। डे, डी और डी, दिन के वक्त वाले इन जानवरों को हम कहते हैं डायरनल, यानी इनकी एक्टिविटीज़ दिन के वक्त होता है। ये दिन के वक्त अपने सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर शिकार करते हैं, अगर खुराक करते हैं, अगर और रिप्रोडक्शन का ये सब कुछ, तो ये दिन के वक्त ये मसरूफ़ रहते हैं, रात के वक्त ये सोते हैं। तो इनकी मिसालें भी ज़्यादा हैं। मैमल्स में अगर हम देखें ह्यूमंस, एलिफेंट्स, डॉग्स, स्क्वायरल्स। बर्ड्स में अगर हम देखें ईगल्स, पिजन्स, ये पैरट्स, ये दिन के वक्त एक्टिव। रेप्टाइल्स को अगर हम देखें टर्टल्स हैं हमारे पास, लेजर्ड्स हैं, इग्वानाज हैं। इंसेक्ट्स अगर हम देखें बटरफ्लाइज हैं, बीज या ड्रैगन फ्लाइज, ये दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, तो इनको फिर हम कहते हैं डायरनल एनिमल्स। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास हो 90 एनिमल्स that are active at intermittent times. Very good, intermittent times, जो दिन के उजाले में, यानी 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस वक्त में ये एक्टिव होते हैं। मिडल ऑफ द डे, इंटरमिटेंट टाइम्स, दरमियानी अवकात में, ड्यूरिंग बोथ नाइट एंड डे आर कॉल्ड। अब देखिए, दिन के दरमियानी अवकात और रात के दरमियानी अवकात में ये एक्टिव होते हैं, बाकी ये रेस्ट करते हैं या किसी वजह से ये छुपते हैं, शिकार की वजह से, ख़तरे की वजह से। क्लियर है। तो इन जानदारों को हम फिर क्या कहते हैं? कैथेमरल एनिमल्स या कैथेमरल। क्या है हमारे पास? कैथेमरल। करेक्ट ऑप्शन इज कैथेमरल, जो दिन के दरमियानी अवकात में और रात के दरमियानी अवकात, यानी रात के 12 बजे, 10 बजे, 11, 1, 2 बजे, तो इन जानवरों को फिर हम कहते हैं कैथेमरल एनिमल्स या कैथेमरल। तो मैमल्स में इनकी मिसालें हैं लायन, लेम्यूर, बेयर्स। ठीक है। रेप्टाइल्स में बाज़ स्पीशीज़ हैं स्नैक्स के। बर्ड्स में हमारे पास आउल्स हैं। यही बस इनकी मिसालें हैं। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा 91 डैश एनिमल्स आर मोस्ट एक्टिव एट डॉन, सुबह के वक्त, सुबह सवेरा, एंड डस्क, और यानी सूरज तुलू होते वक्त और सूरज गुरूब होते वक्त। डस्क कहते हैं सूरज गुरूब होने, उस वक्त को हम कहते हैं डस्क। व्हेन द सन इज़ राइजिंग एंड सेटिंग, बिल्कुल, जब सूरज तुलू हो रहा होता हो और सूरज गुरूब हो रहा हो, तो उस वक्त ये जानदार एक्टिव होते हैं, और इनको हम फिर कहते हैं क्या? क्रिपस्कुलर। क्या कहते हैं? क्रिपस्कुलर। द करेक्ट ऑप्शन इज़ क्रिपस्कुलर। पहला हमारे पास डायरनल, सेकंड पहला हमारे पास नॉकटर्नल जो रात के वक्त एक्टिव, सेकंड हमारे पास डायरनल जो दिन के वक्त एक्टिव, और तीसरा हमारे पास कैथमेरल जो दरमियानी अवकात में दिन और रात के एक्टिव होते हैं, और लास्ट में हमारे पास है क्रिपस्कुलर जो सुबह सवेरे और रात शाम को सूरज के तुलू और गुरूब होने के औकात में ये हमारे पास एक्टिव होते हैं। और इनकी जो मिसालें हैं मैमल्स में हमारे पास रैबिट्स हैं, बियर्स हैं। बर्ड्स में हमारे पास पैट्रिजेस, आउल्स हैं। इंसेक्ट्स में मॉस्किटोज़ हैं, फायरफ्लाइज हैं। ये हमारे पास सारे क्रिपस्कुलर एनिमल्स हैं। 92 विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी कूल्ड एंड विंडी, कौन सा माहौल ऐसा है जो सर्द और हवादार हो, हर वक्त उसमें हवा चल रही हो, तो उसको हम कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, टंड्रा। क्या है हमारे पास? टंड्रा। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, चंड्रा भी बाज़ लोग बोलते हैं, टंड्रा इज़ आल्सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। 93 इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस इन दिस वे, एक इकोसिस्टम में एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, आगाज़ कहाँ से होता है, और कहाँ पे ये एनर्जी का इख्तिताम होता है। तो इसमें हमारे पास है ऑप्शन, देखिए, सनलाइट, प्रोड्यूसर, डिकम्पोज़र। नहीं, डिकम्पोज़र सबसे आखिर में है, याद रख ले। अच्छा, सनलाइट, डिकम्पोज़र नहीं, सनलाइट स्टार्ट में, डिकम्पोज़र आखिर में, बस ये दो आप याद कर ले, फिर आसानी है। सनलाइट, फिर ये सूरज की रोशनी पड़ती है पौधों पे, पौधों में खुराक बनती है, और यही खुराक कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं, और यही कंज्यूमर जितने भी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जब मरते हैं तो डिकम्पोज़र्स, फंजाई और बैक्टीरिया इसके ऊपर अटैक करके इन जानदारों को ख़त्म कर देते हैं। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, सी। ठीक है। 94 डैश इज़ अ वे थ्रू विच एन एनिमल्स बॉडी हेल्प्स इट टू सर्वाइव और लिव इन इट्स एनवायरनमेंट, ये वो जानदारों के लिए या जानवरों के लिए कौन सा तरीका है जो जानवर अप्लाई करते हैं ताकि वो ज़िंदगी बसर कर सके माहौल के मुताबिक, हालात के मुताबिक, तो उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। जिस तरह सर्दी आती है तो हम गर्म वो कपड़े, गर्म कोट वगैरह वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ना सर्दी में,
और ये हमारे पास है एडेप्टेशन। माहौल के मुताबिक हम ख़ुद को अडाप्ट कर रहे होते हैं, हर जानदार इस तरह करता है, स्पेशली जो वार्म ब्लडेड है। अच्छा, या जब गर्मी आती है तो हम कॉटन और ये जो हल्के फुल्के कपड़े होते हैं वो हम बाहर लेके आते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो माहौल के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट करने को हम कहते हैं एडेप्टेशन। अब रमज़ान है, रोज़ा है, तो हमने ख़ुद को अडाप्ट किया हुआ है, ठीक है। माहौल के मुताबिक हम बराबर हो चुके हैं, ना पानी ना खाना, लेकिन हमने ख़ुद को एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तकलीफ़ है, मुश्किल भी है, लेकिन वो जो हम माहौल के मुताबिक जानदार ख़ुद को जिस तरह बनाता है ताकि उस माहौल में चल सके, इस फिनोमेना को कहते हैं एडेप्टेशन। 95 एनिमल्स मूव फ्राम वन हैबिटेट टू अनदर टू सर्वाइव इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ज़्यादातर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, स्पेशली बर्ड्स एंड फिशेस। एक जगह पे उनको ख़तरा होता है या ख़ुराक नहीं मिल रहा होता तो वो दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। इंसानों में भी इस तरह है, एक घर वाले हैं वो कहीं पे रह रहे हैं, वहाँ पे खाने का निज़ाम या उनका जो कारोबार है वो सेटिंग नहीं कर रहा, तो वो फिर क्या करते हैं, वहाँ से जाके माइग्रेट होते हैं, किसी दूसरी जगह वो मुंतकिल होते हैं, वहाँ पे बसना शुरू करते हैं ना। तो ये हमारे पास माइग्रेशन है, ये जानदारों में अमूमन ये फिनोमेना है। जहाँ पे इनको अच्छा ठिकाना मिले, जहाँ पे इनको अच्छा खुराक मिले, जहाँ पे इनकी ज़िंदगी आसानी से बसर हो, तो वहाँ पे ये लोग माइग्रेट होते हैं और दरियाओं में, ओशंस में फ़िशेस जाते रहते हैं। जहाँ पे इनको प्रॉपर जगह मिल जाती है तो वहाँ पे वो फिर ठहरते हैं और ज़िंदगी बसर करते हैं। तो अब एक जगह से दूसरी जगह जानवरों का मुंतकिल होना, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। खुराक के लिए, शेल्टर के लिए, प्रॉपर पार्टनर के लिए। नेक्स्ट 96 whales, butterflies, birds, hummingbirds, robins, geese and ducks are the examples of estivation। अब एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन सिंपल हम बोलते हैं, ए को साइलेंट बनाते हैं, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का उलट है। हाइबरनेशन क्या है? सर्दियों में जो जानदार गायब होते हैं, कहीं पे छुप जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं, उस फिनोमेना को हाइबरनेशन। एस्टिवेशन बिल्कुल उसी का उलट है। बहुत हार्ड कंडीशन, स्कैरसिटी या किल्लत की वजह से, एक्सट्रीम हीट की वजह से बाज़ जानदार वो गर्मियों में भी छुपते हैं, कहीं पे गारों में, कहीं इधर उधर दरख्तों के साए में। तो अब इस छुपने को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो जो पहले 96 में आप देखें, वेल्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, रॉबिन्स, गीज एंड डक्स, ये हमारे पास एस्टिवेशन की मिसालें हैं। ये जानदार गर्मियों में एक्सट्रीम हीट की वजह से और टेम्परेचर की वजह से या क़िल्लत की वजह से, खुराक की कमी की वजह से ये कहीं पे एक साइड पे हो जाते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एस्टिवेशन। क्लियर है बात? मिसालें यहाँ पे इसकी और मिसालें भी हैं। लंगफिश है हमारे पास, क्रोकोडाइल्स है, टर्टाइसेस हैं, स्नेल्स हैं, बीज है, अर्थवर्म्स है, ये भी इनकी मिसालें हैं। अच्छा 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इन एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन। सर्दियों के मौसम में जो इनएक्टिविटी है जानदारों की, कहीं पे छुपने का फिनोमेना है, तो उसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। और गर्मियों में जो इनएक्टिविटी है, डॉर्मेंट कंडीशन है, उनको हम कहते हैं एस्टिवेशन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट 98 bears, skunks, frogs and chipmunks are the examples of hibernation। ये सारे हमारे पास हाइबरनेट होते हैं, सर्दियों में ख़ुद को जो है वो गायब कर देते हैं, कहीं पे छुप जाते हैं। तो ये मिसालें हैं हाइबरनेशन की। 99 which of the following is similar to hibernation but occurs in some animals during summer or dry period। तो हमारे पास एस्टिवेशन है, इस पर मैंने बात की, बिल्कुल हाइबरनेशन की तरह है, लेकिन ये गर्मियों में ये जानदार गायब होते हैं, तो फिर उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। नेक्स्ट अच्छा 100 एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड स्नेल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ डिश। एस्टिवेशन, बहुत से एम्फीबियंस हैं, वो ज़्यादा गर्मी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा सर्दी को भी। गर्मी में भी ये खुराक नहीं हासिल करते, सर्दी में भी ये खुराक हासिल नहीं कर सकते, इनको मुश्किल होता है। तो एम्फीबियंस इसमें इन्वॉल्व है, रेप्टाइल्स भी, जिस तरह क्रोकोडाइल्स और स्नेल्स मैंने बता दिया। तो ये सारे एस्टिवेशन के दायरे में आते हैं, ये गर्मियों में भी गायब होते हैं। 101 डिश इज़ अ वेरी कंसीलिंग व्हेन एन एनिमल ब्लेंड्स विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट टू हेल्प इट टू हाइड। तो हमारे पास है, तो क्या है हमारे पास? कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या है? माहौल की सख्तियों से एक जानदार जब ख़ुद को छुपा लेता है, अगर बारिश है तो अपने ऊपर कोई पर्दा सा वो लेके आते हैं, या कहीं पे क्या कहते हैं, बर्ड्स अगर अपने पर अपने ऊपर इस तरह के डांक देते हैं, तो या मिसाल के तौर पर एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा है और हीट की वजह से या जो धूप है और साथ साथ जो गर्द गुबार हैं उसकी वजह से ख़ुद को डांप लेता है किसी पैराशूटिक कपड़े की वजह से,
और ख़ुद को डांपता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कैमोफ्लाज है। ठीक है, यानी माहौल में इतनी गर्मी है या गर्द गुबार है, उससे बचने के लिए वो जो कपड़ा या पैराशूट या जो भी यूज़ करता है, तो ये क्या करता है, इसको कहते हैं कैमोफ्लाज। क्लियर है। तो बाद जानदार ऐसे हैं जो हालात की वजह से ख़ुद को छुपा लेते हैं, अपने ऊपर पर्दा या अपने ऊपर जो एक पर है उसके, बर्ड्स के, या जो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग हो माहौल से, तो इस हाइडिंग, इस छुपने को हम कहते हैं कैमोफ्लाज। 102 कैमिलियन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, देखिए कैमोफ्लाज, कैमिलियन, ये गिरगिट इसको हम कहते हैं। और ये जिस सरफेस के ऊपर इसका स्किन लगता है ना, तो वो सरफेस जिस कलर का होता है, तो कैमिलियन की बॉडी उसी कलर का बन जाती है। रेड कलर मटेरियल है उसके ऊपर, अगर कैमिलियन को आप छोड़ें तो इसकी बॉडी रेड कलर का हो जाएगा। क्लियर है। अगर ग्रीन है तो इसकी बॉडी वो ग्रीन शक्ल इख्तियार करेगी, कलर, ठीक है, ग्रीन कलर इख्तियार करेगी। तो अब वो माहौल के मुताबिक, ताकि ये नज़र ना आए, ताकि ये जानदार, ये कैमिलियन नज़र ना आए शिकार को, शिकारी को ये नज़र ना आए और ख़तरे से बच सके। या आपने देखा है मुख्तलिफ़ किस्म के लेपर्ड्स हैं, वो शिकार के लिए बैठे होते हैं ना, तो इस तरह के ग्रासेस में वो बैठे होते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे लेपर्ड या लाइन मौजूद भी है या नहीं। तो जब भी कोई हिरन या शिकार आ जाती है ना, तो उसके ऊपर फिर ये अटैक करते हैं। तो ख़ुद को छुपाने के लिए बॉडी का जो करेक्टर है, इसको हम कहते हैं कैमोफ्लाज। ओके। 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन प्लांट्स। अब हमने ये कंसेप्ट तो याद किया कि एनिमल्स जो सर्दियों में और गर्मियों में गायब होते हैं, तो उनको तो हम एस्टिवेशन और हाइबरनेशन कहते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे तुखम या प्लांट्स हैं जो इनएक्टिव होते हैं। अब इन प्लांट्स की इनएक्टिविटी को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है पौधों में। यानी बाज़ ऐसे तुखम होते हैं जिसको उगाने से पहले आप उसको, उन सीड्स को एक डॉर्मेंट पीरियड देंगे, एक वक्फ़ा आप देंगे। डायरेक्टली अगर उसको आप बोएं तो वो पौधा या फसल नहीं बन सकेगा उससे। तो क्या होता है, उसको चंद लम्हों के लिए या चंद हफ्तों के लिए वो आप एक साइड पे रखेंगे ताकि वो आराम कर सके, वो तुखम या डॉर्मेंट हो, इनएक्टिव हो, फिर उसके बाद उसको आप बोएंगे। तो अब यहाँ पे इनएक्टिविटी ऑफ प्लांट इज़ नॉन एज डॉर्मेंसी। क्लियर है। 105। अच्छा, 104 को देखें। ट्रीज दैट लॉस देयर लीव्स आर डॉर्मेंट इन विंटर। दरख्त जो सर्दियों में या ख़ज़ां में पत्ते इससे गिरते हैं, मिलेटोनिया इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो अब ये क्या है, ये रेस्टिंग पीरियड क्या है, ये हमारे पास डॉर्मेंसी है ना। पत्ते इसके ऊपर नहीं होते, ना खुराक तैयार करते हैं, ना कोई और एक्टिविटी, बस सिर्फ वो एक, जिस तरह हम सोते हैं तो सोने के वक्त हम क्या होता है, हमें आराम मिलती है, हाँ, हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, ना किसी चीज़ को देखते हैं ना फील करते हैं। तो प्लांट्स भी इस तरह एक डॉर्मेंसी पीरियड चाहती हैं कि वो आराम कर सके, और इस पीरियड को, इनएक्टिव पीरियड को हम कहते हैं डॉर्मेंसी। अच्छा, 105। फूड चेन्स ऑलवेज बिगन विद अ प्रोड्यूसर। ये एक बिल्कुल क्या कहते हैं, पुख्ता कंसेप्ट है कि जब भी खुराक का सिलसिला शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर हमारे पास कौन है, ग्रीन प्लांट्स। तो जब भी एनर्जी का सिलसिला शुरू होता है तो कहाँ से, प्रोड्यूसर से। यानी अगर हम दुनिया से ये पौधे हटाएं तो आप ख़ुद सोचिए, ये जितने भी जानदार हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी बर्ड्स है, इनका जो खुराक का ज़रिया है ये सारा ख़त्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, सारा हमारे पास कहाँ से आता है, पौधों से। मिसाल के तौर पर शहरी में आपने चाय पी है ना, अब शहरी में ये चाय में क्या है, गुड़ कहाँ से आता है, पौधों से, गन्ने से। मिल्क फ्राम काउज एंड बफेलोज़, और काउज बफेलोज़ क्या खाते हैं, प्लांट्स को, ठीक है। ग्रीन टी अगर आपने पी है या ब्लैक टी, तो ये पत्ते हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये पौधों से, ठीक है। तो सारा हमारे पास जो हम पीते हैं, जो खाते हैं, वो सारे पौधों से आते हैं। तो ये पौधे हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ से खुराक की जंजीर का आगाज़ होता है। 106। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। फूड चेन में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो सूरज है। अब पौधों से आगे आप जाएं, अगर सूरज को हम मिसाल के तौर पर किसी भी तरीके से ये ख़त्म करें, सूरज की रोशनी को ख़त्म करें, अगर पौधे हो भी, तब भी हमारे पास फूड मटेरियल्स या ग्लूकोज हम नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। अगर सूरज को हम एक साइड पे रखें कि भाई सूरज नहीं है, सूरज की शुआएं ख़त्म,
तो प्लांट्स खुराक बना सकेंगे? नहीं बना सकेंगे। सो द प्राइमरी सोर्स, अल्लाह ने कुरान में भी ये बात वाजी की है कि ये जो सूरज है ये हमने आपके लिए एज अ सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी, तवानाई के का ज़रिया सूरज को हमने बनाया हुआ है आपके लिए। बात मेरे ख्याल में अब क्लियर है। 107, फूड वेब इज़ अ नेटवर्क ऑफ मोर देन डैश फूड चेन, मोर देन 2 फूड चेन। जब 2 फूड चेन से ज़्यादा फूड चेन्स आ जाए तो फिर उसको हम कहते हैं फूड वेब। डिटेल में पहले बात हो चुकी है इसके ऊपर। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन डिकम्पोजर्स। ये बहुत कड़क याद कर ले, ठीक है। फंजाई एंड बैक्टीरिया, दीज आर द नॉन डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या हैं? जो बेजान क्या कहते हैं, सॉरी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो मर जाते हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये कहाँ पे गायब होते हैं? तो ये मट्टी में मट्टी करके सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स बना के इन जानदारों को ख़त्म करने का काम किसके हवाले हैं? फंजाई और बैक्टीरिया के। इस वजह से फंजाई और बैक्टीरिया को हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, खाकरोब, जो सफाई करते हैं। तो ये भी माहौल को साफ़ रखते हैं। कहीं पे एक मिसाल के तौर पर गद्दा, वो आपको मरा हुआ नज़र आ जाए, 1 हफ़्ते 10 दिन बाद देखें वो गद्दे का जो ढांचा है वो आपको नज़र नहीं आएगा, वो हड्डियाँ भी वो गायब हो चुकी होंगी। वजह क्या है? उसके ऊपर फंजाई और बैक्टीरिया वो अपनी कार्रवाई वो शुरू करते हैं और वो बिल्कुल ज़मीन के साथ वो मिला के रख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह इंसान के साथ भी होता है, जब कब्र में हम इसको उतारते हैं तो वहाँ पे भी ये अमल होता है। बाकी अल्लाह के हुक्म पे होता है। जो लोग कब्र के अंदर भी हमने देखा है, हम तो मुसलमान हैं, ये हमारा अकीदा है, नज़रिया है, ईमान है इसके ऊपर कि अल्लाह के हुक्म से ये सब कुछ होता है। तो अल्लाह के हुक्म पे जो बॉडीज़ वो ख़त्म होने को होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, और जिनको ख़त्म नहीं होना, बॉडीज़ सलामत रहती हैं, तो वो हमारे पास वो बॉडीज़ सलामत रहेंगे क़यामत तक। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है, उस पर हम नहीं जो है कोई कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, वाई फंजाई एंड बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन डिकम्पोजर्स। फंजाई और बैक्टीरिया को क्यों डिकम्पोजर्स कहते हैं? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिजम्स को या उनसे खुराक लेते हैं और उनको ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, द करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड बॉडीज़। जो भी मरे हुए बॉडीज़ हों, प्लांट्स के हो या एनिमल्स के, ये डिकम्पोजर्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि इनको जो है अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपके लिए यही खुराक है, जो मर जाएंगे वो आपका खुराक है, ठीक है। इस वजह से इनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। अच्छा, 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिकम्पोजर। अब इनमें डिकम्पोजर कौन नहीं है? मशरूम्स डिकम्पोजर है, फंजाई पफ बाल्स ये भी डिकम्पोजर है, फंजाई है, सैल्मोनेला ये बैक्टीरिया है। तो ये तीनों हमारे पास क्या हैं? डिकम्पोजर्स हैं। और मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, ये डिकम्पोजर नहीं है। 111, द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन आ फूड चेन। फीडिंग रिलेशनशिप यानी एक प्लांट्स वो किसका खुराक बन रहे हैं? वो हर्बीवोर्स का। हर्बीवोर्स किसका खुराक बन रहे हैं? कार्निवोर्स का। कार्निवोर्स किसका खुराक बन रहे हैं? डिकम्पोजर्स का। तो ये एक फूड चेन, ये ताल्लुक़ रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ताल्लुक़ को हम कहते हैं फूड चेन। अच्छा, फूड चेन क्या है? बिगिन एट प्रोड्यूसर। ये तो पक्की बात है कि फूड चेन, खुराक की जंजीर, इसका आगाज़ कहाँ से होता है? ये प्लांट से या प्रोड्यूसर से होता है। अच्छा, 113, 113, a series dish is a series of organisms through which energy is transferred in the form of food. फूड चेन ये एक सीरीज़ होता है जिसमें ये खुराक या एनर्जी एक जानदार से दूसरे जानदारों में ये मुंतकिल होती है। ये एनर्जी यानी सूरज से एनर्जी लाइट एनर्जी की शक्ल में पौधों के ऊपर पड़ती हैं। पौधों में मुख्तलिफ पार्ट्स बनते हैं, लीव्स बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब यही एनर्जी की शक्ल में, ये फ्रूट्स की शक्ल में, ये एनर्जी जो सूरज से आई हुई थी लाइट की शक्ल में, ये फ्रूट्स की शक्ल में, वेजिटेबल्स की शक्ल में, प्रोड्यूसर्स में हर्बीवोर्स में जाती है ये एनर्जी। फिर हर्बीवोर्स वो कार्निवोर्स का खुराक बनती है। कार्निवोर्स का खुराक तो हर्बीवोर्स से वो कार्निवोर्स में, कार्निवोर्स ने फिर डिकम्पोजर्स में, ठीक है, या कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर्स के बाद डिकम्पोजर्स में। ये एक सिलसिला जारी रहता है, ये एक साइकिल है। और ये एनर्जी की ट्रांसफरिंग ये किस तरीके से होती है? ये हमारे पास फूड चेन के तरीके से। अच्छा, 114, Which of the following eats upon producers and get their food and energy? इनमें से कौन हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर गुजारा करते हैं? प्रोड्यूसर्स इनका खुराक हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। पौधों के ऊपर कौन अटैक करता है? पौधों के ऊपर हाँ,
हर्बिवोर्स हैं ना, और हर्बिवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं ना। पौधों के ऊपर, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, ये ग्रीन प्लांट्स ये मोस्टली किस तरह के जानदार ये खाते हैं, किस तरह के जानवर? तो हमारे पास काव है, शीप है, गोट है, कैमल है, एलिफेंट है, ऑक्सन है, ये सारे हैं ना, जेब्रा हैं। तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, ये हमारे पास प्रोड्यूसर के ऊपर पलते हैं। नेक्स्ट पेज। अच्छा 115, विच ऑफ द फॉलोइंग ईट्स अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब हर्बिवोर्स के ऊपर कौन अटैक करता है? हर्बिवोर्स किन जानदारों या किन जानवरों के खुराक का जरिया है? तो हमारे पास है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्लियर है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे पास हो फॉक्स हैं, या मिसाल के तौर पर लायन है, ठीक है, या लेपर्ड हैं। तो ये हमारे पास हो शीप के ऊपर, गोट के ऊपर वो अटैक करते हैं और खुराक का ज़रिया होता है ये। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईट्स अपॉन सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर कौन आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर किसका खुराक है? एंड गेट देयर फूड एंड एनर्जी। तो हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है, जिसमें स्नेक आ सकता है, ठीक है, हॉक या बर्ड्स, ईगल्स, ये हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर में। अच्छा, विच 117। अच्छा ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटरलिंक्ड विद फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो हमारे पास फूड वेब है, इंटरलिंक्ड है इकोसिस्टम में। ये एक डायग्राम है नीचे, ये माउस है, ये ग्रासेस हैं, ये जाल जो बनती है यहाँ पे मुख्तलिफ चेन्स मिल के जो जाल बनाता है, इसको हम कहते हैं फूड वेब। ये एक इंटरलिंक्ड फिनोमेना है, इस पर डिटेल में बात हो चुकी है। नेक्स्ट 118, which of the following is lost to environment as food is transferred from one level to the next level। तो एनर्जी इज़ लॉस्ट, एनर्जी ज़ाया होती है ना जब प्रोड्यूसर से खुराक प्राइमरी या सेकेंडरी कंज्यूमर में कन्वर्ट होता है। यानी सिंपल वर्ड्स में, घास के ऊपर जब हर्बिवोर्स आते हैं, घासखोर आते हैं और ये घास खाते हैं, तो दरमियान में एनर्जी ज़ाया होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की शक्ल में, रेस्पिरेशन की शक्ल में, या इसके अलावा एक्सक्रीशन की शक्ल में मुख्तलिफ एनर्जी ज़ाया होती है। यानी अगर प्रोड्यूसर्स में 20 जूल एनर्जी है, तो ये ग्रासेस से, प्रोड्यूसर से हर्बिवोर्स में ये 18 जूल एनर्जी आएगी, बाकी ज़ाया होगी। अब प्रोड्यूसर्स के ऊपर अगर सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाए, तो ये 18 जूल ये कम होके 15 जूल में तक पहुंचेगी ये लेवल। तो दरमियान में वेस्ट प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल में जब ये खुराक, ये एनर्जी आगे जा रही होती है, तो दरमियान में एनर्जी ज़ाया होती है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी में बी लॉस टू द एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ द रीज़न। अब कौन सी वजूहात क्या हैं जब एनर्जी ज़ाया होती हैं? तो इसमें एज अ हीट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब सांस लेते हैं रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे एनर्जी हीट की शक्ल में ज़ाया होती है। इन अनईटन एंड अनडाइजेस्टेड फूड, जो खुराक हज़म नहीं होता और अनईटन बाकी रह जाता, वो भी ज़ाया होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड फ्राम कंज्यूमर्स, जो फाजिल मादे फीसिस वगैरह वो प्रोड्यूस होते हैं, वो भी ज़ाया होता है। तो ऑल ऑफ दीज, तो एनर्जी इस तरीके से ज़ाया होती है। नेक्स्ट 120, more and more energy is lost as we go dash a food chain, as we go down a food chain। यानी फूड चेन में मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्नेक है, स्नेक किसके ऊपर? लाइन या फॉक्स के ऊपर। लाइन और फॉक्स शीप के ऊपर, शीप जो है वो हमारे पास ग्रासेस के ऊपर। अब ये घास, ये ग्रासेस, घास जो है ग्रासेस, ये शीप का खुराक है। शीप जो है वो लाइन का, लाइन हमारे पास स्नेक का। तो जब हम नीचे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ज़ाया होगी, क्योंकि यहाँ पे मकदार ज़्यादा है। तो यही बात है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होती है? ये प्रोड्यूसर्स में। करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे मिसाल के तौर पर 100 जूल एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी 80 जूल, यहाँ पे 60 जूल, यहाँ पे 40 जूल। दरमियान में वेस्ट प्रोडक्ट्स, हीट, और यहाँ पे ये एनर्जी ज़ाया होती है जब खुराक एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो एनर्जी दरमियान में ज़ाया होती है। अगर प्रोड्यूसर्स या गैस 100 जूल की एनर्जी उसमें मौजूद है, तो ऊपर 80 जूल हो जाएगी, ऊपर जो है 60 जूल जाएगी, इस तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल हैज़ लोवेस्ट एनर्जी, तो हमारे पास डिकम्पोजर्स में लोवेस्ट एनर्जी होगी, उसको जब एनर्जी पहुंचेगी तो वो लोवेस्ट होगी। इस तरह है। मिसाल के तौर पर बाज़ार में एक चीज़ आई हुई है, तकरीबन 50 रुपये का एक फैक्ट्री है, वो उसने एक चीज़ बनाई हुई है और उसके ऊपर ख़र्च आया हुआ है 10 रुपये। अब ये जो है होलसेलर को ये चीज़ प्रोवाइड करेगी ये कंपनी, तो उसका रेट वो बढ़ता जाएगा कहाँ तक? 20 रुपये। हाँ, अब जब वो बाज़ार में वो चीज़ आएगी तो उसकी रेट 30 रुपये। जब हमें वो चीज़ मिलेगी जो कारखाने में बनी हुई है, तो रेट आपके ख्याल में 40-50 तक पहुँचा होगा ना। तो इस तरह ये मिसाल है कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे ये पहुँचती है तो दरमियान में ज़ाया होती हैं। ओके, नेक्स्ट
The total energy is the various levels of a food chain can be represented in the form of a pyramid. एक pyramid की शक्ल में एनर्जी को हम ड्रा करते हैं, ठीक है, pyramid। ये देखिए हमारे पास pyramid है, बेस में ये ब्रॉड है और ऊपर जाके ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप है। यहाँ पे ज़्यादा मिकदार है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर द pyramid ऑफ एनर्जी इज़ ब्रॉडर, कहाँ पे है, तो बेस में। क्यों ब्रॉडर होता है ये पायरामिड, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है और प्रोड्यूसर्स की मिकदार है वो ज़्यादा है, इसलिए नीचे ये पायरामिड ब्रॉड है, खुला है। 125, वेयर द पायरामिड ऑफ एनर्जी इज़ नैरोवेस्ट, और एनर्जी का जो ये पायरामिड है ये कहाँ पे तंग होता है, तो हमारे पास टॉप में, जिस तरह आपने देख लिया ऊपर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जानदार होते हैं वो कम भी होते हैं, यहाँ पे एनर्जी भी कम आई भी होती है। नेक्स्ट पेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज मीडियम ऑफ लाइफ इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मीडियम ऑफ लाइफ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर है, हमें पानी की ज़रूरत है, हमारी बॉडी में ब्लड अगर देखे तो 90% वो हमारे पास क्या है, या 70% जितना है पानी है। खुलियों में आप देख के पानी है, तालाब पानी है, बारिश पानी। तो ह्यूमन और जो जानदार की बॉडी है या इकोसिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, पानी है, ठीक है। खुराक में, फ्रूट्स में, ब्रेड आप खाते हैं पानी, कोई भी चीज़ आप खाते हैं उसमें पानी ही पानी है, चलो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मीडियम ज़िंदगी का हमारे पास पानी है। 127, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वाटर, जो पानी के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करते हैं वो हमारे पास है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी, सारे पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अच्छा 128, हाउ मच एक्वेटिक लाइफ इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ, तो 90%, हाँ 90% जो जानदार है वो हमारे पास पानी में है, 90%। और सलेमान अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आपको याद है ना, जो जानदार हमें खुश्की पे नज़र आते हैं इससे कई ज़्यादा, यानी 10% वो खुश्की पे हैं और 90% हमारे पास क्या है, वो पानी में है। अच्छा 129, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल पार्ट ऑफ ग्लोबल वाटर साइकिल। ग्लोबल वाटर साइकिल के लिए फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रेसलैंड, ये हमारे पास सारे क्या है, क्रिटिकल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं वो हमारे पास क्या है, फ्लड, सैलाब, ड्राट, कहत, सनलाइट, रोशनी। सो हमारे पास सनलाइट की वजह से तो तबाही नहीं मचती, यहाँ पे सैलाब और किल्लत की वजह से नुकसान होता है इकोसिस्टम को। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। अच्छा 131, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर डिस्टर्बिंग द ग्लोबल वाटर साइकिल। तो ग्लोबल वाटर साइकिल को सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से है, इंसान की वजह से। ये कारखाने, ये जो पोल्यूशन है ये इंसान की वजह से, रोड्स बन रहे हैं, हाँ, जो भटिया हैं उसमें ब्रिक्स बन रहे हैं, हाँ, फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, तो सारे ह्यूमंस की वजह, अपनी सहूलत के लिए ये पोल्यूशन और सारा कुछ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, माहौल के साथ और इसको अडॉप्ट होता है, ख़ुद को एडजस्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यू ऑर्गेनिज्म ब्रॉट इनटू एन इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंट्रोड्यूस स्पीशी। एक जगह से कोई जानवर, कोई जानदार हम लेके आते हैं किसी एक नई जगह पे, उसको छोड़ देते हैं और उसकी नस्ल पलती पुलती है और ज़्यादा होती हैं और उसकी जो नस्ल है उसमें ज़्यादती आती हैं, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशी। अच्छा, इंट्रोड्यूस स्पीशी इन एन एनवायरनमेंट अफेक्ट्स डैश ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज़। तो बाकी जो स्पीशीज़ हैं, परिंदे हैं, मैमल्स हैं, उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं क्योंकि ये भी खुराक हासिल करते हैं, ऑक्सीजन इनकी भी ज़रूरत होती है, तो बाकी स्पीशीज़ इनकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा 139, टू सेव आवर प्लानट व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन। सियारे को हम बचा सकते हैं कौन से तरीक़ों पे, तो रिफॉरेस्टेशन और एक है हमारे पास एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन वो है कि कहीं पे जंगलात पास्ट में मौजूद हो लेकिन किसी वजूहात की बुनियाद पे वो ख़त्म हुए हो और दोबारा उसमें हम फॉरेस्ट या जंगलात उगाना शुरू करें और जंगलात वहाँ पे ग्रो हो जाए, जंगल वहाँ पे प्रोड्यूस हो, तो उसको हम कहते हैं रीफॉरेस्टेशन, दोबारा फॉरेस्ट बनाना। और एफॉरेस्टेशन एक जगह पे असरिनो फॉरेस्ट का लगाना या फॉरेस्ट बनाना, इसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन। और कंट्रोल पोल्यूशन, तो सारे हमारे पास माहौल के बचाने के तरीके हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज 151, विच टाइप ऑफ व्हीकल्स आर बिकमिंग पॉपुलर डे बाई डे। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जो चार्ज के व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, वो उनकी मिकदार में ज़्यादती आ रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा 161, व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो एवरेज टेम्परेचर है माहौल का, उसके पीछे क्या चीज़ है, राज क्या है उसके पीछे। ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की वजह से कारखाने ज़्यादा हो रहे हैं, फैक्ट्रीज़
हमारे पास भट्टियाँ, हमारे पास पोल्यूशन, हमारे पास मुख्तलिफ़ गैसेस जो खाने पीने या कंबशन के दौरान वो निकलते हैं, मुख्तलिफ़ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है वहाँ से, ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के वजूहात हैं। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी, वो आप ख़ुद देख लें क्योंकि तकरीबन 162 या 150 क्वेश्चंस हमने किए, तो ये क्वेश्चंस उनमें शामिल थे, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये आप ख़ुद देख लें। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 ऑफ ग्रेड 8 जनरल साइंस वो आपके साथ शेयर करेंगे। खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।